लेकिन जो तीसरा फैक्टर आता है सर वो है पर्यावरण प्रदूषण की। तो इसको लेकर आपके आपके पास क्या रोड प्लान है सर? देखिए, कई तरह से उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग केंद्र शासन के माध्यम से भी चल रहे हैं। अब जो उद्योग धंधा खुलेंगे, पर्यावरण का थोड़ा समस्या होता है, उसके लिए हम लोग सुचारू रूप से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा पर्यावरण मत हो। आजकल आधुनिक ज़माना का आ गया है, कोयला डस्ट निकलता है, उसका ज़्यादा धुआं नहीं निकले, इसके लिए आधुनिक मशीन भी आ गए हैं। वहाँ को पहले कटघोरा फिर कोरबा, इसके पीछे का गणित क्या है सर? हाँ, कटघोरा में मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरे साथ में बड़े लोग, बाहुबली लोग चुनाव लड़े हैं। जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ा उस समय चरणदास जी तत्कालीन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, उनके साले मेरे साथ में चुनाव लड़े थे, उसमें विजय हासिल हुआ। सर बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत कर सत्ता में काबिज हुए हैं। तो सर कांग्रेस के हार के पीछे कारण आपको क्या लगता है कि सही से उन लोग काम नहीं कर पाए या फिर जो भ्रष्टाचार है? देखिए, कांग्रेस कोरबा में ही काम नहीं कर पाए ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को देश की जनता ने कई वर्षों तक राज करने का अवसर दिया, प्रदेश से लेके देश में राज करने का अवसर दिया। कांग्रेस ने कहाँ पर काम कर पाए? कांग्रेस खाली जब भी सत्ता में आए हैं जनता के हित में कोई काम नहीं किए हैं, खाली काम किए हैं तो भ्रष्टाचार का काम। जी सर, विपक्ष इंडिया गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी को एज अ पीएम फेस उन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये संभव है भी? अरे भाई, राहुल गांधी को पीएम करेंगे तो और कांग्रेस बुरी तरह ढुलक जाएगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है सर, वैसे आपको कौन नहीं जानता छत्तीसगढ़ में, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अपने बारे में संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। मैं लखनलाल देवांगन अपना राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री तुलसीराम देवांगन जी जनसंघ से जुड़े हुए थे और उन्हीं के कारण हम लोग पैदाइशी, एक तरह से मैं कहूँ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के हमारा परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। मेरा जन्म चारपारा में हुआ था, एक छोटे से गांव में। मेरे पिताजी एक छोटा सा व्यवसाय करते थे और खेती बाड़ी का ही मेन काम था। कपड़े का व्यवसाय? हाँ, कपड़े का दुकान था और खेती बाड़ी के काम करते थे और संगठन के कई पदों पर वार्ड अध्यक्ष से लेकर मंडल में, जिला में, प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और 1999 में नगर निगम का प्रथम चुनाव हुआ, उसमें पार्षद का भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और पार्षद बना। 5 साल पार्षद के रूप में जनता की सेवा की, वार्ड वासियों का। उसके बाद में 2004 में नगर निगम महापौर का चुनाव, उस समय जनता के द्वारा महापौर चुना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का टिकट दिया। 5 साल महापौर के रूप में कोरबा नगर निगम क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद 2013 में मुझे कटघोरा विधानसभा से विधानसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से बनाया गया। वहाँ विजय हासिल हुआ। 5 साल कटघोरा क्षेत्र की जनता का सेवा किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे संसदीय सचिव का दायित्व सौंपा। उसके बाद में 2018 में फिर से कटघोरा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। बाकी उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाई। फिर अभी 2023 में मुझे फिर से कोरबा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और यहाँ पर एक जनबल और धनबल की लड़ाई थी और कोरबा की जनता ने धनबल को ठुकराया, जनबल का सहयोग किया और हम लोग 26,790 मतों से कोरबा विधानसभा में विजय हासिल हुआ। और उसके बाद में मुझे माननीय अभी मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने मुझे वाणिज्य उद्योग श्रम मंत्री का दायित्व सौंपा है और अभी मैं मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ शासन में काम कर रहा हूं।
और कोरबा क्षेत्र की जनता का सेवा करने का प्रयास हो रहा है। और संगठन के कई दायित्वों का निर्वहन शुरू से, चूँकि हम लोग संगठन में जुड़े थे, संगठन के अनेकों दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा, उसको निर्वहन करने का, बखूबी निर्वहन करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा से अच्छा मजबूत हो सके। इसके लिए निरंतर रूप से आज भी कर रहे थे, कल भी करते रहेंगे। सर, आपका राजनीतिक अनुभव और सफ़र बहुत लंबा रहा है। चूँकि 2000 दशक की बात कर रहे हैं आप, उस समय कांग्रेस का 2000 दशक मतलब 2000 की बात कर रहे हैं आप, 2000 की बात कर रहे हैं आप, जिस समय आप राजनीति में आए पार्षद बनकर। सर, उस समय कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, फिर भी आप बीजेपी में आए। कांग्रेस में जाने के कारण क्या रहा? आप बीजेपी ज्वाइन किए, बीजेपी में आपको लगाव रहा बीजेपी पार्टी में? नहीं, हम लोग तो बीजेपी बचपन से हैं। मेरे पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए थे और मेरे बड़े पिताजी इमरजेंसी के समय जेल में अंदर भी हुए थे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में से काम हमारा परिवार पूरा करते आ रहा है। हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं, हम खानदानी बीजेपी वाले हैं और बीजेपी में ही हम लोग थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमारा पूरा परिवार बीजेपी में, यहाँ तक कि मेरा जिस मोहल्ला में रहता हूँ उस मोहल्ला पूरा के पूरा बीजेपी के लोग रहते हैं। सर, बीजेपी में आपको ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जाता है। 2013 में जब लगातार जीतते आ रहे थे पुरुषोत्तम जी, तब आपने कटघोरा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। एक बार फिर जब कोरबा से लगातार जीतते आ रहे थे जयराम रमेश जी, तब आपको कोरबा से टिकट दिया गया और फिर आप जीत कर आए हैं। तो ये वहाँ को पहले कटघोरा फिर कोरबा, इसके पीछे का गणित क्या? हाँ, कटघोरा में मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरे साथ में बड़े लोग, बाहुबली लोग चुनाव लड़े हैं। जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ा उस समय चरणदास जी तत्कालीन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, उनके साले मेरे साथ में चुनाव लड़े थे, उसमें विजय हासिल हुआ। उसके बाद महापौर का जब टिकट मिला तो दारू का बहुत बड़ा ठेकेदार रमेश जायसवाल, उसके पिताजी बहुत बड़े शराब के ठेकेदार थे, पैसे वाले थे, उनके साथ में विजय हासिल हुआ। उसके बाद कटघोरा से टिकट मिला मुझे तो बोधराम कंवर जी 7 बार से लगातार एमएलए थे, वो मेरे से हारे थे। और अभी कोरबा से जय सिंह अग्रवाल जी 3 बार से लगातार विधायक थे, वो मेरे से हारे हैं। और इस तरह से जब भी बड़े लोगों के साथ मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीत हासिल हुआ है और जनता का इसने आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। और चूँकि मैं एक छोटे से सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और निश्चित तौर पर जनता का इसने प्यार के लिए मैं कोरबा ज़िला की जनता को, कोरबा विधानसभा कटघोरा के जनता को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उनका हमेशा आशीर्वाद इसने मुझ पर बना रहता है। सर, इसमें दो मत कोई बात नहीं कि आपके अपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उस समय कांग्रेस का सत्ता था और आपके सामने जो कैंडिडेट थे वो बहुत कद्दावर थे, तो चुनौती आपको कितना लगा कि हाँ मुझे कितना फाइट देना चाहिए? देखिए, चुनौती कुछ भी मुझे नहीं लगा। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि मुझे कोरबा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाए। बाकी संगठन का जो निर्णय है, अगर मुझे शुरू में ही जब कटघोरा भेजा गया उस समय ही कोरबा से प्रत्याशी बना दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी से, तो जय सिंह अग्रवाल उत्पत्ति नहीं हो पाता और उसको ऐसी प्रत्याशी मिला, उस कारण से विजय हासिल हुए। और अथाह भ्रष्टाचार करके 15 साल में उन्होंने धन संपत्ति भी जोड़ा है। आज उनके पास अरबों खरबों की जो संपत्ति है, ये भ्रष्टाचार की कमाई है। 15 साल पहले क्या था उनके पास और आज 15 साल में क्या संपत्ति बना लिए। आज उनका 200 करोड़ रुपये का रहने का उनका खुद का मकान बन रहा है। इसी से समझ आ जाता है कि अगर रहने के लिए व्यक्ति 200 करोड़ का मकान बना रहा है तो उसके पास कितना संपत्ति होगा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसी तरह से उनका 300 करोड़ रुपए का स्वर्ण सिटी महल बन रहा है और 10,000 एकड़ से ऊपर उनके पास 10 साल में ज़मीन आ गया। ये सब भ्रष्टाचार के कई बड़े बड़े शोरूम, कई बड़े बड़े बंगला, रायपुर बिलासपुर से जहाँ देखो वहाँ उनका बंगला। तो ये सारी भ्रष्टाचार की कमाई है। मैं भी 15 साल सरकार के पद में था। मैं तो जिस हमारे माता पिता ने जो घर बनाया है उसी घर में आज भी मैं रह रहा हूँ। हम लोग तो बड़े मुश्किल से उस घर, पिताजी ने जो मुआवजा पाया था 4 पारा का, हम लोग का ये बसाहट ग्राम है,
पहले हम लोग का गांव चारपारा एनटीपीसी में अर्जित हो चुका। मेरे पिताजी ने 38-40 साल पहले जो खेती बाड़ी मकान का मुआवजा पाया था, उस मुआवजा का उन्होंने छुरी में धनगांव में खेती बाड़ी लिया और इसको बसाहट के नाम से हम लोग को ज़मीन मिला, उसमें उन्होंने जो मुआवजा पाया था उसका मकान बनाया। उसी मकान में हम लोग रह रहे हैं। अगर हम लोग भी भ्रष्टाचार करते, मैं महापौर भी था, पार्षद था, विधायक था, संसदीय सचिव था, तो हमारे पास भी अथाह संपत्ति होता। बाकी हमारे पास कोई संपत्ति बढ़ा नहीं। जो भगवान के भरोसे हमारा छोटा छोटा दुकानदारी है, उसमें जो आमदनी होता है खेती बाड़ी, उसे से अपने परिवार की खर्चा चलती है, अपने परिवार के जीविकायापन होता है। मेरे भाई का बर्तन का दुकान है, मेरा लड़का छोटे से कपड़ा का दुकान करता है, मेरे भाई का पेट्रोल का काम है, बाकी खेती बाड़ी का हम लोग का काम है, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण होता है। सर, बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत कर सत्ता में काबिज हुए हैं, तो सर कांग्रेस के हार के पीछे कारण आपको क्या लगता है कि सही से उन लोग काम नहीं कर पाए या फिर जो भ्रष्टाचार है? देखिए, कांग्रेस कोरबा में ही काम नहीं कर पाए ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोगों को देश की जनता ने कई वर्षों तक राज करने का अवसर दिया, प्रदेश से लेके देश में राज करने का अवसर दिया। कांग्रेस ने कहाँ पर काम कर पाए? कांग्रेस खाली जब भी सत्ता में आए हैं जनता के हित में कोई काम नहीं किए हैं, खाली काम किए हैं तो भ्रष्टाचार का काम। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, इससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। रोज़ समाचार टीवी मीडिया में आप ही लोग के माध्यम से सुनने को मिलता था, आज ये मंत्री जेल है, मंत्री बेल है, मंत्री जेल है, मंत्री बेल। अभी छत्तीसगढ़ के जनता ने 5 साल इनको अवसर दिया छत्तीसगढ़ में राज करने का, और 5 साल में क्या दुर्गति किए छत्तीसगढ़ का। 36 प्रकार का वादा जनता से किए थे, एक भी वादा को पूरा नहीं किए जनता के बीच में। उल्टा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, चाहे कोयला में हो, चावल में हो, शराब में हो, गोबर में हो, गोठान में हो, खनिज न्यास में हो, हर क्षेत्र पर कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया। और कांग्रेस के विधायकों, सांसद लेकर सब लोग कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे थे। और छत्तीसगढ़ की जनता समझी कि कांग्रेस खाली भ्रष्टाचार करती ही, विकास नहीं करती, गरीब कल्याण योजना नहीं चला पाती, झूठे वादे कर सरकार में बैठती है। इसलिए धीरे धीरे पूरे देश से कांग्रेस आज समापन की ओर है। एक समय में राष्ट्रीय सबसे बड़े दल के रूप में काम करते थे, आज कांग्रेस क्षेत्रीय दल के रूप में काम कर रहा है, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल के जैसा पार्टी बन गया है। और मैं तो समझता हूँ जिस तरह से कांग्रेस का अभी हाल चाल दिख रहा है, 8-10 साल में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। जी ठीक है सर, हम लोग लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे सारे विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उन लोग का ये आरोप है कि बीजेपी झूठ बोलकर सत्ता में आई है। झूठ कैसे सर? जो महतारी वंदन योजना है उनको रात भर जा के फॉर्म डलवाए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में फॉर्म डालने की कैसे झूठ बोल के आए हैं? कांग्रेस के कहने से झूठ बोल के आएंगे? उन लोग भी तो कहे थे 500 रुपये हम बहनों को 500 रुपये प्रति माह देंगे, वृद्ध माता पिता को 1000 रुपये देंगे, बेरोजगारों को 2500 रुपये देंगे। उसी को तो मैं बोला 36 प्रकार का वादा किया, क्या वादा पूरे किए? और हम लोग क्या झूठ बोल के आए हैं? हम लोग अभी मोदी के गारंटी से नाम से घोषणा पत्र जारी किए थे। 3 महीना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, और 3 महीना में विष्णुदेव सरकार ने बड़े वादे को पूरा कर दिया है। किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात थी, 2 साल का हमने बोनस दे दिया। किसानों का 31 रुपये में धान खरीदने का वादा था, 31 रुपये भुगतान कर दिया। महतारी बंधन योजना के माध्यम से बहनों को 1000 रुपये देने का वादा था, 71 लाख बहनों को 1000 रुपये मिलना प्रारंभ हो गया। और तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपये मानक बोरोत का स्वीकृति हो गया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की हमने बात कही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, पहले आवास का स्वीकृति में दस्तखत करेगा, उसके बाद वो अपने खुद के मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे। तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लिया और 2 घंटे में उस फाइल का स्वीकृति का प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति का दस्तखत उन्होंने फाइल में किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल मिशन का स्वीकृति मिल चुका। ये बड़े बड़े जो हमारे वादे से हमने 3 महीना में ही हमारे विष्णुदेव सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। तो कांग्रेस वाले किस मुँह से बोलते हैं कि
झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। हर वादा को तो पूरा किए, झूठ बोल के तो उन लोग सत्ता में आए थे और हमेशा कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस का कोई बात आज जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनके चाल चरित्र को, कांग्रेस के लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। आने वाला समय पर पूर्ण रूप से कांग्रेस समाप्त होने वाली है। सर, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुत जो महत्वपूर्ण विभाग है, श्रम विभाग है, उद्योग विभाग हो गया। तो जैसे ही आपको मंत्री पद दिया गया सर, तो सबसे पहले आपके द्वारा जो बयान आया था कि मज़दूरों को लेकर कि उनकी व्यवस्था किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर हो गया, चाहे सम्मान वेतनमान को लेकर हो गया, फिर जो जहाँ उन लोग काम करते हैं उसकी सुरक्षा को लेकर हो गया। तो इससे पहले स्थिति क्या थी और अब क्या होने वाली सर? देखिए, अभी मेरे को 3 महीना मंत्री बने हुआ है। 3 महीना में हम लोग 1-1.5 महीना ही काम कर पाए हैं, क्योंकि जैसे मंत्री बने स्वागत सम्मान में 15-20 दिन निकल जाता है। उसके बाद में विधानसभा सत्र हो गया और विधानसभा सत्र से निकलने के बाद में चुनाव का फिर से आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लगने के बाद में सभी नया काम प्रतिबंध हो जाता है। बाकी हम लोगों को 1-1.5 महीना जो समय मिला है, उसमें हम मजदूर हित में एक अच्छा करने का प्रयास किया है। सभी को निर्देश दिया गया है, जांच कमेटी भी बैठाया गया है कि जो जो मज़दूर हमारे काम करते हैं 8 घंटा से ज़्यादा अगर काम लेते हैं तो उनको ओवर टाइम दिया जाए, या तो 8 घंटा उनसे काम लिया जाए। इस टाइप के लिए मैंने जांच कमेटी भी गठन किया है। अब वो चुनाव के बाद वो जांच कमेटी का रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। और इस तरह से उद्योग धंधा भी ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, उसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी 2024-2029 का नया उद्योग नीति बनेगा, तो उद्योगपतियों के लिए भी एक अच्छा रहेगा और मजदूर हित में भी, क्योंकि मेरा विभाग एक उद्योग है। उद्योग आने से बड़े लोगों के साथ ऐसा लगता है। अब एक तरफ श्रम है, तो उद्योग खुलेंगे तो हमारे श्रमिकों को रोज़गार मिलेगा। तो दोनों महत्वपूर्ण विभाग है। दोनों एक तरह से मैं समझूं कि मज़दूरों से जो जुड़ा हुआ विभाग है दोनों। जितने ज़्यादा उद्योग खुलेंगे उतने ज़्यादा हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम दोनों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों अच्छा रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को भी रोज़गार मिले, हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध हो सके। आपने रोज़गार की बात की सर, साथ साथ में उद्योग की बात की है, लेकिन दोनों एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है सर। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। रोज़गार के बिना अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकता है और उद्योग के बिना अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो तीसरा फैक्टर आता है सर, वो है पर्यावरण प्रदूषण की। तो इसको लेकर आपके पास क्या रोड प्लान है सर? देखिए, कई तरह से उद्योग हैं। बड़े बड़े उद्योग केंद्र शासन के माध्यम से भी चल रहे हैं। अब जो उद्योग धंधा खुलेंगे, पर्यावरण का थोड़ा समस्या होता है, उसके लिए हम लोग सुचारू रूप से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा पर्यावरण मत हो। आजकल आधुनिक ज़माना का आ गया है, कोयला डस्ट निकलता है, उसका ज़्यादा धुआं नहीं निकले, इसके लिए आधुनिक मशीन भी आ गए हैं। इस हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी हर क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समस्याएं आती है। अगर हम कहेंगे कि उद्योग नहीं लगाएंगे, प्रदूषण फैलता है, तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। और इस आधुनिक भारत में रोज़गार भी उपलब्ध कराना ज़रूरी है, उद्योग लगाना भी ज़रूरी है और हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर बेरोज़गार के हाथ पर काम हो, इसके लिए वो कई तरह से उपाय अपने 10 साल के कार्यकाल में किए हैं और आज बहुत सारे बेरोज़गारी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आने वाले समय पर हर युवा के हाथ में काम होगा, चाहे या तो स्वयं के काम करेंगे या किसी न किसी उद्योग में वो काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन एक निकाला ताकि लोग रोजगार खुद का व्यवसाय कर सकें और खुद दूसरे को 5-10 लोग को रोज़गार दे सकें। इस कारण से कई तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपाय सोचा है और देश की जनता आज इसीलिए नरेंद्र मोदी की हर व्यक्ति चाहता बन गए हैं। और अभी फिर से चुनाव होने वाला है। इस बार मोदी जी 400 से पार से जीतकर फुल बहुमत के साथ में फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जिस उत्साह के साथ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय पर और ज़्यादा ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी काम करेंगे और देशवासियों को उसका लाभ मिलेगा।
सर अब की बार 400 पार बीजेपी नारा दे रही है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं सर, इसमें से कितने इस बार भाजपा छत्तीसगढ़ ले में 11 की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने वाला है। कांग्रेस कहीं पर कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सफाया की ओर है। कांग्रेस अगले बार कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग 9 सीट जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीना में ही अपना बड़े वादा को पूरा कर दिया। कांग्रेस ने तो 5 साल में एक वादा पूरा नहीं कर पाया, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने वादा। विपक्ष इंडिया गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी को एज अ पीएम फेस उन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये संभव है भी? अरे भाई, राहुल गांधी को पीएम करेंगे तो और कांग्रेस बुरी तरह ढुलक जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोलना चाहिए, कोई मीडिया बोलने से गलत हो जाता है। अब राहुल गांधी के किस तरह से आव भाव रहता है वो देखते हैं। ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा वो देशवासी ही जानते हैं। तो पूरे देश के वासी हमारे समझदार हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, न ऐसे लोगों को सत्ता हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे देश की दुर्गति हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में चाहे देश की विकास की मामला हो, चाहे देश की आर्थिक स्थिति को बनाने की मामला हो, देश को शक्तिशाली बनाने की मामला हो, चाहे गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत देने की बात हो, ये सारी काम किया है। आज पूरे भारत में नहीं दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। तो खाली एक प्रधानमंत्री जी का गौरव नहीं बढ़ा है, भारतवर्ष के एक नागरिक का गौरव बढ़ा है। और 10 साल पहले क्या स्थिति कांग्रेस ने देश की कर रखी थी। जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाता था कांग्रेस शासन में, तो ऐसा महसूस करते थे कि एक भारत का प्रधानमंत्री आया है तो कर्जा मांगने आया होगा। बाकी आज नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश में तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष लोग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनको मालूम है आज भारत कर्जा मांगने नहीं आता, भारत बल्कि आज दुनिया को कर्जा देने की स्थिति बन चुका है। इस तरह से भारत का सम्मान आज विदेशों पर होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा हमारे बीच में रहें और हमारा देश का प्रगति होते रहे। सर एक आखिरी सवाल, आने वाले 5 साल में आप कैसा कोरबा देखना चाहते हैं? आपके पास विज़न क्या है सर डेवलपमेंट को लेकर? और कोरबा महापौर रहते हुए यहाँ पर जितने भी झुग्गी झोपड़ी थे, मैंने सीसी रोड का जाल बिछाया, हर जगह सीसी रोड मैंने कराया, पेयजल की व्यवस्था कराने की बात किया। अब कोरबा शहर को सजाने संवारने की बात है, क्योंकि हर गली में सीसी रोड नाली निर्माण हो गया है। बाकी मेरे हटने के बाद में और तत्कालीन जो महापौर लोग थे कांग्रेस के या कांग्रेस के विधायक थे, नाली टूटा उसके लिए मेंटेनेंस के लिए उन्हें टेंडर निकाला, बाकी उसको भी भ्रष्टाचार में लील गए। कहीं पर भी उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, बड़े बड़े रिपेयरिंग के नाम से पैसा खर्च हुआ। और आप वार्ड भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी जगह रिपेयरिंग नहीं कराए हैं, जैसा टूटा है वैसे ही पड़ा है, खाली वो पैसा का बंडर बांट किए हैं। जहाँ पर नाली सड़क टूटे फूटे हैं उसको भी ठीक कराएंगे और कोरबा को एक साफ सुथरा शहर बने, इसके लिए प्रयास होगा। अभी मैंने कोरबा का बहुत बड़ा मांग था अंडर ब्रिज, उसके लिए रेलवे से और खनिज न्यास से हम लोगों ने 70 करोड़ रुपये स्वीकृति करा दी है। चुनाव 4 संहिता के बाद उसका टेंडर होगा और सुलानिया के आगे जो रेलवे स्टेशन जाते हैं उसमें अंडर ब्रिज का निर्माण होगा। उसी तरह से कई काम कराने की आवश्यकता है। यहाँ सड़कों की जाम की स्थिति रहती है, उस जाम को भी दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। अलग अलग बाईपास सड़क निकले, इसके लिए भी प्रयास रहेगा। और कोरबा शहर सजाने संवारने का समय आ गया है, उसको कैसे सौंदर्यीकरण करके एक अच्छा बनाए, इसके लिए हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। जी सर, आप हमसे जुड़े बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं प्रदेशवासी देशवासियों से का आभार भी व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना स्नेह और प्रेम देशवासी देते हैं। उसी तरह से फिर से अभी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का समय आ गया है। सब देशवासी प्रदेशवासी से अपील करता हूं कि कमल फूल में बटन दबाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बनाएं, यही निवेदन और आग्रह करता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना लखनलाल देवांगन जी को, जिनके
पास आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रोड मैप है, साथ ही साथ कोरबा के लिए उनके पास क्या विज़न, ये सब चीज़ को हमारे साथ शेयर किया। अगली बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।